जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के स्थल स्वरूप, टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ। ठीक, देखिए पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। पृथ्वी या धरती। स्थल स्वरूप को दो भागों में तोड़ लीजिए, एक हो जाएगा स्थल और प्लस स्वरूप। स्थल प्लस स्वरूप। ठीक, देखिए कुछ लोग जानते होंगे कि स्थल को ही पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ है स्थल, यानी कि पृथ्वी जो हमारे होती है पूरी धरती कहलाती है। क्रस्ट वाली भाग, क्रस्ट या भूभाग वाली, पहले वाले वीडियो में हम इसको पढ़ाए हैं। ठीक, क्रस्ट, क्रस्ट वाली भाग प्लस मेंटल वाली भाग, मेंटल वाली भाग प्लस क्रोड वाली भाग, क्रोड वाली भाग। ठीक, जब ये तीनों मिल जाते हैं तब यह धरती का निर्माण करता है। धरती या पृथ्वी कहलाता है, धरती या पृथ्वी कहलाता है। ठीक, अब देखिए स्थल किसे कहते हैं। स्थल मंडल का निर्माण होता है क्रस्ट और मेंटल के मिल जाने से। क्रस्ट, देखिए मेंटल को दो भागों में बांटा गया, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल। जब बाह्य मेंटल और क्रस्ट वाली भाग यानी कि भूभाग वाली भाग जब मिलते हैं तो स्थल मंडल का निर्माण करता है। ठीक, हम लोग का स्थल मंडल जो है स्थल है यह क्रस्ट वाली भाग है। क्रस्ट, क्रस्ट प्लस स्वरूप, स्वरूप। स्वरूप को हम लोग सूरत के नाम से जानते हैं, सूरत। ठीक, आदमी का सूरत एक बराबर नहीं हो सकता है तो कैसे पृथ्वी का सूरत एक बराबर हो सकता है। आप लोग आलू देखते होंगे, आलू तो ढक्सर पक्षर जैसा होता है, उसी तरीके से हम लोगों का पृथ्वी भी है। ठीक, क्रस्ट वाली जो भाग है यह सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर यह मोटाई होती है। ठीक, इसी पे जो स्थल है यही इसका जो स्थल है इसी का रूप हम लोगों को देखना है। ठीक, पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं, जो पृथ्वी की जो आकृतियां हैं वह एक बराबर नहीं है। जैसे कहीं पे पहाड़ी है तो कहीं पे खाल है, कहीं पे ऊंच है। ठीक, कहीं पे समतल है, कहीं पे पठार है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्थल का स्वरूप। अब उच्चावच या स्थलाकृतियों के आधार पर स्थल स्वरूप को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, स्थल स्वरूप को उच्चावच के आधार पे परिभाषा इसका लिख लीजिए। परिभाषा, पृथ्वी के स्थल स्वरूप की आकृतियों के आधार पे स्थल स्वरूप की परिभाषा, स्थल स्वरूप की परिभाषा, स्वरूप की परिभाषा। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। कृतियां देखने को मिलती हैं, अब देखिए इसमें एक शब्द आया स्थलाकृतियां। ठीक, स्थल प्लस आकृतियां, इसको तोड़ेंगे तो आकृतियां आएगा। ठीक, आकृतियां। स्थल जमीन और आकृतियां मतलब सूरत या गढ़न होता है, गढ़न। ठीक, यानी कि जमीन का गढ़न कैसा है,
जमीन का गढ़न कैसा है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, जमीन के गढ़न का अध्ययन करने के लिए उच्चावच के आधार पे उच्चावच के आधार पे स्थलाकृतियों को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, उच्चावच किसे कहते हैं? जहां पे पहाड़ी इलाका या समतल इलाका या समुद्री इलाका होती है, यानी कि ऊंच नीच के जो शब्द हुआ है वह उच्चावच पर ही हुआ है। ठीक, ऊंच नीच का जो शब्द है वह उच्चावच के आधार पर ही हुआ है। देखिए, इसको 3 भाग में है। पहला प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच, तीसरा तृतीय श्रेणी उच्चावच। ठीक, अब देखिए, प्रथम श्रेणी उच्चावच में किसको रखा है? प्रथम श्रेणी उच्चावच में 2 चीजों को रखा गया है। महाद्वीपों को, दूसरा है महासागरों को। इसमें रखा गया है, इसमें 3 चीजों को रखा गया है। ठीक, पहला हो गया पर्वत, दूसरा हो गया पठार, तीसरा हो गया समतल। ठीक, इसमें रखा गया है नदियां, झरना, और क्या कहते हैं, रखा गया है डेल्टा और टीला। प्रथम श्रेणी में रखा गया महाद्वीपों को और महासागरों को, द्वितीय में रखा गया पर्वत, पठार एवं समतल को, तृतीय में रखा गया नदी, झरना, डेल्टा, टीला को। अब देखिए, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, महाद्वीप, हमारे पृथ्वी पर महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। देखिए, हमारे पृथ्वी पर जितना स्थल है और जितना पानी है, ठीक, 71% जल है और 29% स्थल है। ठीक, जो 29% स्थल है, अब 29% स्थल बहुत बड़ा स्थल है। ठीक, इसलिए हम, जैसे हमारे भारत में, ठीक, ये गोला है, ये हमारा भारत है। अब भारत को इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, भारत में राज्य हैं। भारत को अगर सीधे चलाना पड़े तो सीधे भारत को चलाने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। ठीक, इसलिए कई देश बन गए, कई देश मिल करके महाद्वीप बनाते हैं। ठीक, अब समझिए, महाद्वीपों की संख्या 7 है। जैसे एशिया महाद्वीप, ठीक, एशिया महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक, अभी पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका,
पांचवा हो गया यूरोप, यूरोप। छठवां हो गया अंटार्कटिक, 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 अंटार्कटिक। सातवां हो गया ओशियाना, ओशियाना, ओशियाना। ठीक। अब देखिए इसमें कितने देश आते हैं, अभी आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीपों को क्यों बनाया गया, अपने आप बनते गए। ठीक। एशिया, एशिया में कुल लेकर 48 देश आते हैं, 48 देश हैं। अफ्रीका में 54 देश हैं, 54 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। ठीक। अब यूरोप, देखिए यूरोप में 44 देश हैं, 44 देश हैं। अंटार्कटिका में 48 देश हैं। ओशियाना में 10 देश हैं। अब कुल जोड़ लीजिए कितना देश हुए, 48 प्लस 54 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 10। ठीक। 8 4 12 3 15 3 18 4 22 22 8 30 सुन हासिल लगा 1 5 9 2 11 11 2 13 13 4 17 18 18 3 21, यानी कि 210 देश हैं टोटल, टोटल 210 देश हैं। अब बताइए 210 देश को चलाने के लिए अगर एक केंद्र शासित प्रदेश, अगर मान के चलिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए तो नहीं हो पाएगा। इसलिए महाद्वीपों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इतना महाद्वीपों में इतने देश होंगे, जहाँ जहाँ पे स्थल है, जहाँ जहाँ पे सटा हुआ है, वहाँ वहाँ पर बांट दिया गया है। ठीक। जैसे एशिया में 48 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं। अब ये 48 देश मिल करके एशिया बना रही है, 48 देश मिल करके एशिया बना रही है, एशिया। ठीक। वैसे ही अफ्रीका 54 देश मिल करके अफ्रीका बना रही है, 23 देश मिल करके उत्तरी अमेरिका बना रही है। ठीक। देखिए महाद्वीपों से, देशों से महाद्वीप बनता है, और महाद्वीपों से देश बनता है, देश से राज्य बनता है, राज्य से जिला बनता है, जिला से ऐसे सभी कार्य होते हैं। ठीक। अब देखिए महाद्वीप, इसको नोट कर लीजिए। अब महासागर, प्रथम श्रेणी कुचावच, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं महाद्वीपों को। अब हम लोग महासागरों को, ठीक। देखिए जिस तरीके से हम लोगों का पृथ्वी पर महाद्वीपों को बांटा गया है, वैसे हम लोगों को सागरों में कई सागर, जैसे हमारे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा सागर है, लेकिन मुख्यतः पांच सागरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। 5 सागरों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से सागर हैं? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया हिंद महासागर, तीसरा हो गया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक। देखिए चौथा आर्कटिक सागर, पांचवा हो गया अंटार्कटिक सागर, अंटार्कटिक। ठीक। अब देखिए इन महासागरों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। इसके पहले वाले वीडियो में, जो हम शुरुआत में पहले वीडियो पढ़ाए थे, तो हम बताए थे आप लोगों को कि पृथ्वी पे आखिर मानव आए कैसे। देखिए मानव का उत्पत्ति महासागरों से ही हुआ है। ठीक। अब देखिए महासागरों का उत्पत्ति सौरमंडल से हुआ है। जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय हजारों क्षुद्र ग्रहों से हजारों के समूह में उल्कापिंड गिर रहे थे।
जब उल्का पिंड गिर रहे थे तो उसी के समय बर्फ के क्रिस्टल आए। जब बर्फ के क्रिस्टल आए तो नदियाँ तालाब बने छोटे छोटे। जब नदी और तालाब बने तो हमारे पृथ्वी कुछ समय के बाद जब नदी और तालाब बने तो जो ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड बिग बैंग सिद्धांत में ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था। जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था तब उसमें में से निकले थे ब्रह्मांड। जब विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट बहुत बड़ा विस्फोट था, महाविस्फोट विस्फोट। देखिए, महा को हम लोग कहते हैं बिग, विस्फोट को कहते हैं बैंग। यह कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक, जब 13.7 अरब वर्ष पहले जब बिग बैंग विस्फोट हुआ था तो जो विस्फोट हुआ था ब्रह्मांड वो एकदम परमाणु के छोटे आकार के गोले के रूप में था। जब इस पे बाहरी दबाव पड़ा, जब यह ऊर्जा से मुक्त ही था, जब इस पे बाहरी दबाव पड़ा तब यह विस्फोट हुआ। जब महाविस्फोट हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं महाविस्फोट, यानी बिग बैंग अंग्रेजी में कहते हैं। जब यह धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, इस समय जब यह विस्फोट हुआ था 1 अरब डिग्री सेल्सियस थी। 1 अरब डिग्री सेल्सियस थी। ठीक, 1 अरब डिग्री सेल्सियस थी। उतने बड़े सेल्सियस में किसी भी तत्व का बनना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही सी मुक्त अवस्था में थे। जब धीरे धीरे पृथ्वी थोड़ी ठंडी होती गई तो सौरमंडल का निर्माण हुआ। जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तब उसी समय क्षुद्र ग्रहों से कुछ उल्का पिंड गिर रहे थे। जब उल्का पिंड गिर रहे थे तो उसी के साथ कुछ बर्फ के क्रिस्टल आए। जब बर्फ के क्रिस्टल आए तो नदी और तालाबों का निर्माण किए। जब नदी तालाबों का निर्माण हुआ तो यह ब्रह्मांड जो विस्फोट हुआ था यह धीरे धीरे और ठंडा होता गया। जब ठंडा होता गया तो नए नए तत्वों का निर्माण किया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, इन सारे तत्वों का निर्माण किया। जब ये तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक, मान के चलिए यहाँ पे इसे कहते हैं प्रोटॉन, मान के चलिए इसे कहते हैं प्रोटॉन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और जो बीच में है यह न्यूट्रॉन, यह आवेशित नहीं होता है, न्यूट्रॉन। ठीक, यह अपने आप लक्ष्मुख लीजिएगा, जब लक्ष्मुख जिसे कहते हैं चुंबक, तो उसमें आप जब दो चुंबक को सटाएंगे तो यहाँ पे आते आते वह दूसरे के विपरीत खींचने लगेगा। ठीक, एक दूसरे को खींचने लगेगा, यह अपने ओर खींचता था, यह अपने ओर खींचता था। तब जो ये तत्व थे, ये जो तत्व थे आपस में बन गए। ठीक, जब ये आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब सट गए ये, तब यह तारों का निर्माण किया। जब यह तारों का निर्माण किया तो कुछ अरब वर्ष बाद जब इस तारा में विस्फोट हुआ। जब इस तारे में विस्फोट हुआ तो इसके जो धूल के कण थे और जो गैस के कण थे वह आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी और सूर्य का निर्माण किए। ठीक, जब पृथ्वी और सूर्य का निर्माण हुआ उसी समय थिया नामक ग्रह आ रही थी। ठीक, पृथ्वी से जब थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही थी। जब यह पृथ्वी से टकराई तो ऊपर जाके जो पृथ्वी से टकराई, जब कुछ टकराता है तो कुछ ऊपर जरूर फेंकता है। जब यह टकराई तो ऊपर इसका मलबा कुछ चला गया धरती का, तो वही चांद का निर्माण हो गया। अब जब चांद का निर्माण हो गया, जब पृथ्वी का निर्माण हो गया, तब धीरे धीरे कुछ समय के बाद पृथ्वी पे जब ज़्यादा पानी, जब महासागर बने, जब बहुत ज़्यादा पानी हो गया हमारी पृथ्वी पर, तब सागरों के नीचे कुछ तत्व बन रहे थे। अब ये तत्व कहाँ से आए थे? ये तत्व आए थे तारा में जो विस्फोट हुआ था, इसे हम लोग सुपरनोवा के भी नाम से जानते हैं। सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक,
सुपरनोवा आज हम लोग सुपरनोवा के ही चलते आज हम लोग हैं, हम लोगों के खून में आयन सुपरनोवा के ही चलते हैं, ठीक। और इसी सुपरनोवा का देन है कि हमारे केमिस्ट्री में जितने एलिमेंट हैं, जितने भी टेबल, ठीक है, सुपरनोवा से ही बने हैं। अब हम कहाँ थे, हम किस जगह पे, देखिए जब पृथ्वी के सतह पे जब महासागरों के सतह के नीचे या तारों से तत्व कौन कौन से निकले थे, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस लिथियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक। इतना तत्व तारों के विस्फोट से हुआ था, और जो बिग बैंग से निकला था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब ये दोनों, देखिए ये आवेशित हैं, ये इसमें ये आवेशित हैं ये दोनों, ठीक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब ये और ये पांचों मिल गए सागरों के सतह के नीचे, जब ये सतह के नीचे जब मिल गए तो कुछ डीएनए, खूबसूरत डीएनए का निर्माण हुआ। जब ये आपस में मिल गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के तत्व तारों से निकला हुआ तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, जब ये मिल गए आपस में तो डीएनए का निर्माण हुआ। जब डीएनए का निर्माण हुआ तब धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक पिकाया नाम की एक छोटी सी जीव बनी जो 5 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर की। यह सिर्फ रीढ़ की हड्डी के समान थी, ठीक। यह जब धीरे धीरे विकसित हुई, एक पिकाया, तब यह मछली के रूप में हो गई, जिसे हम लोग टिकटैली के नाम से जानते हैं, टिकटैली, ठीक। जब यह टिकटैली उत्पन्न हो गई, यह फिश थी, ठीक, समुद्री फिश है टिकटैली। जब यह उत्पन्न हो गई तो कुछ समय के बाद टेरापोडा नामक जीव पृथ्वी पे आया। टिकटैली के बाद जो जाति आया वह पृथ्वी पे आया सीधे, टेरापोडा, ठीक, टेरापोडा। यह जो जंतु है यह पृथ्वी पर सबसे पहले आई थी, सबसे पहले आई। तब ऐसे धीरे धीरे जंतुओं का निर्माण हुआ, ठीक। आज इसी के लिए कहा जाता है कि सागरों को ही मनुष्य का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक। अब देखिए हम लोग कहाँ पे थे, प्रथम श्रेणी पढ़ चुके, प्रथम श्रेणी में महाद्वीपों को पढ़ चुके, महासागरों को कितने भागों में बांटा गया, 5। अटलांटिक, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक। अब देखिए द्वितीय श्रेणी में क्या क्या रखा है, द्वितीय श्रेणी में आप रखा गया है 3 चीजों को, पर्वत, दूसरा हो गया पठार, तीसरा हो गया मैदान, यानी समतल जमीन। अभी हम इसको मैदान कितना मोटाई तक, मतलब कितना ऊंचाई तक पाया जाता है, पठार कितना ऊंचाई तक पाया जाता है, पर्वत कितना ऊंचाई तक पाया जाता है, पहाड़ कितना ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, ठीक। पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए मोड़दार पर्वत, दूसरा हो गया भ्रंश पर्वत, तीसरा हो गया ज्वालामुखी पर्वत,
ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक, देखिए पर्वत को कितने भाग में बांटा गया? 3। अब पहला हेडिंग डाल दीजिए मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। देखिए मोड़दार पर्वत कब होता है? आज हम लोग का हिमालय पर्वत का नाम सुने ही होंगे। ये हिमालय पर्वत हो गया, एल्पस हो गया और क्या कहते हैं एटलस हो गया, ये सब हम लोग का मोड़दार पर्वत है। ठीक, मोड़दार पर्वत कैसे पड़ता है? जब पर्वतों के चट्टानों में, जब पर्वतों के, मान के चलिए पर्वत है, ठीक, यह पर्वत है। जब पर्वत के आंतरिक शक्ति, जब पर्वत के अंदर की आंतरिक शक्ति जब पड़ता है इस पे, तो यह मोड़दार पर्वत का रूप में अपना जो स्वरूप है यह बदल लेता है। ठीक, मोड़दार पर्वत में बदल जाता है जब आंतरिक शक्ति इस पर्वत में आंतरिक शक्ति, आंतरिक का अर्थ होता है अंदर की शक्ति, यानी कि जैसे हम लोग के शरीर में अगर बीपी बढ़ जाए तो हम लोगों को बेहोशी आ जाता है, उसी तरीके से इसमें आंतरिक शक्ति जब लगती है तो ये मोड़दार पर्वत बन जाती है। ठीक, जैसे में कर लीजिए हिमालय, दूसरा हो गया एटलस, तीसरा हो गया एल्बुर्ज, चौथा हो गया एल्पस। ठीक, दूसरा पर्वत पढ़ते हैं। ठीक, पहला पर्वत हो गया, पहला पर्वत खत्म। दूसरा पर्वत भ्रंश, इसको हेडिंग डाल लीजिए भ्रंश पर्वत। देखिए जब पर्वत की चट्टानों में जब दरार पड़ जाती है तो उसे हम भ्रंश घाटी या भ्रंश के नाम से जानते हैं। ठीक, भ्रंश पर्वत उसे कहते हैं। जब पर्वत की चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तो उसे हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। जैसे में परिभाषा लिख लीजिए, जब पर्वत के चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं तब भ्रंश पर्वत कहलाता है। जैसे में आज हम लोगों का जो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी यह घाटी से होकर गुजरती है। यह घाटी गुजरती है किस घाटी से? कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्या पर्वत। पहले ये दोनों पर्वत एक ही था। ठीक, जब बहुत पहले बात है, जब ये दोनों पर्वत में जब दरार पड़ गया, इसका नाम सतपुड़ा पड़ गया, इसका नाम विंध्या पड़ गया। इन दोनों के बीच की जो घाटियां हैं उसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी, जो इस घाटी में नर्मदा नदी बहती है। ठीक, अब देखिए अब तीसरा नंबर पे चलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत पहाड़ियों में से हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। ठीक है, जो लावा निकलता रहता है। जैसे चिम्बो राजू हो गया, चिम्बो राजू पर्वत। ठीक, इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ ज्वालामुखी के ही बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी किस पर्वत में हमेशा लगातार ज्वालामुखी बहती रहती है, किसमें कम बहती है, किसमें कब बहती है, उसको हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। ठीक, देखिए चिम्बो राजू हो गया, मोना लोआ के बाद करकटाव पर्वत हुआ। करकटाव पर्वत से हमेशा ज्वालामुखी निकलती है। करकटाव। ठीक, करकटाव
ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो हमेशा ज्वालामुखी निकलती रहती हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का पर्वत खत्म हो गया। देखिए पर्वत और पहाड़ में कुछ लोग डिफरेंस नहीं कर पाते होंगे। ठीक, पहाड़ किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं। देखिए पर्वत पहाड़ से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, यानी कि पर्वत से जो छोटा होता है वह पहाड़ होता है, और पहाड़ से छोटा पठार होता है, पठार से छोटा मैदान होता है, मैदान से छोटा होता है समुद्री छोर। ठीक, पर्वत और पहाड़ में डिफरेंस कर लीजिए पहले, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। देखिए पर्वत और पहाड़। ठीक, पर्वत जो होती है जैसे हमारे हिमालय पर्वत। ठीक, हिमालय पर्वत के कुछ ऐसे सटे भाग होंगे जो उसके अगल बगल में होंगे, जो उसे हम लोग पहाड़ कहेंगे। ठीक, छोटे पर्वत। अभी हम लोग जब पर्वत पढ़ लेंगे, पठार पढ़ लेंगे, उसके मैदान पढ़ेंगे। ठीक, जब पढ़ लेंगे इन तीनों को, तब इन तीनों को हम लोग कितना मीटर तक मैदान है, कितना मीटर तक पठार है, कितना मीटर तक पर्वत है। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पठार पढ़ेंगे। पठार हेडिंग डाल लीजिए, पठार। पठार। ठीक, अब देखिए पठार किसे कहते हैं। ठीक, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा, समतल जमीन, जमीन से थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ऊंचा, और पहाड़ से थोड़ा नीचा, पहाड़ से थोड़ा नीचा, नीचा पठार होता है। यहाँ पे पठार है। ठीक, यानी कि क्या कहते हैं, जमीन, जमीन से थोड़ा ऊंचा, पहाड़ से थोड़ा नीचा। ठीक, उसे हम लोग पठार कहते हैं, पठार। ठीक, हमारे भारत की प्रायद्वीपीय भाग सबसे ज्यादा पठारों से ही बना है। अब प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय, 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 प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। ठीक, देखिए प्रायद्वीप, हमारे देखिए प्रायद्वीप जैसे हो गया केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ठीक, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलुगु, ऐसे ऐसे जो देखिए जो स्थल, जो स्थल, स्थल तीन ओर से, तीन ओर से, तीन ओर से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक, जैसे अभी हम आपको चित्र बना के समझा रहे हैं, देखिए ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोगों का गुजरात है। ठीक, और देखिए इतना भाग, इतना भाग गुजरात से लेकर के मुंबई, मुंबई जो हम लोग नाम सुनते हैं, मुंबई हो गया, बांग्लादेश हो गया, क्या बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये इतना जो स्थल है पृथ्वी, जो हमारे देश की जितना स्थल है, इतना इतना सब प्रायद्वीपीय कहलाएगा। ठीक, जो ये प्रायद्वीपीय बना है या पठारों से मिलकर बना है, पठारी, पठारी इलाका कहलाता है। ठीक, पठारी इलाका कहलाता है। पठारी इलाका क्यों कहलाता है, थोड़ा सा हम लोग के समतल जमीन से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए पठारी इलाका कहलाता है। अब देखिए मैदान, मैदान, मैदान किसे कहते हैं, जहां पे, जहां पे, जहां पे ढलान, ढलान, ढलान बहुत कम हो, बहुत कम हो, कम हो, जगह को, उस जगह को, उस जगह को हम, उस जगह को हम मैदान कहते हैं। जैसे भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान कौन कौन आ जाएगा, जैसे बिहार हो गया,
उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब हम लोगों का क्या है, मैदानी इलाका है। ठीक, अब देखिए हम लोगों का पठार और पर्वत और मैदान कितने मीटर तक बांटा गया है, कितने मीटर तक ऊंचाई है इसका, बांटा नहीं गया है, कितने मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक, चित्र पहले बना लीजिए इसका चित्र। चलिए देखिए यहाँ पे समुद्री छोर है, समुद्री छोर पे इसकी जो मीटर होती है 0 होती है। ठीक, जब यह धीरे धीरे मैदानी इलाका में जाता है तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है 0 से लेकर के 500 मीटर तक, 500 मीटर तक। ठीक, मैदानी इलाका, मैदानी भाग, यानी कि 500 मीटर तक हमारी मैदानी इलाका होती है ऊंचाई। अब इसलिए 500 से लेकर के 900 मीटर तक, 900 मीटर तक पठार पाया जाता है। ठीक, अब देखिए पठार से बड़ा होता है पर्वत, जो इसकी ऊंचाई होती है 900 से लेकर के 3500 मीटर तक। ठीक, पर्वत पहाड़। ठीक, अब पहाड़ से थोड़ा ऊंचा होता है पर्वत, जैसे हिमालय नाम का सुने होंगे, पृथ्वी सबसे बड़ा पर्वत हिमालय। ठीक, इसकी ऊंचाई, अब जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है उसी को लिया गया है। ठीक, इसका ऊंचाई लिया गया है 3500 मीटर से लेकर के 8848। ठीक, देखिए यह इस समय जो प्रेजेंट में है 50 चल रहा है, जो इसके पास्ट में था वह 48 था। 48 डाल लीजिए या 50। ठीक, एग्जाम में देगा 48 तो 48 पे टिक मार दीजिएगा, अगर 50 दिया रहेगा तो 50 पे टिक मार दीजिएगा। ठीक, पर्वत की ऊंचाई 3500 से लेकर 8848 से या 50 तक होती है पर्वत। ठीक।